Hello students, this is lecture number 7 on the topic aggregate demand and related concept. In the previous topic अपने ये देख लिया था कि excess demand and inflation means the same. फिर उसके बाद देखा था deficient demand and deflation means the same. आज हम देखेंगे what is the equilibrium point in your ADAS approach. तो सबसे पहला अगर मुझे डिटरमाइन करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, अगर शॉर्ट रन की बात करूं तो बेटा शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट तब आएगा जब एडी किसके इक्वल होगा, ठीक है। एस और अगर अपन फॉर्मूले को और एक्सपैंड करें तो एडी का फॉर्मूला क्या है, सी प्लस पी आई, प्लस आई और एस का फॉर्मूला क्या है, सी सी प्लस प्लस आई सी प्लस। एस ओके, तो ये सी एस प्लस एस और ये सी प्लस आई, सी सी कैंसिल हो जाएगा, तो आई इक्विलिब्रियम इक्वल की टू एस एक और कंडीशन आ जाएगी, दैट इज सेविंग इज इन्वेस्टमेंट इक्वल। इक्वल टू सेविंग। तो आपके पास दो अप्रोचेस हैं। पहली अप्रोच क्या है, एडी इज इक्वल्स टू एएस अप्रोच, और यही एडी इज इक्वल्स टू एएस अप्रोच कौन सी अप्रोच को देगी बर्थ, दिस विल गिव टू बर्थ थ्रू सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। मतलब जहां पे एडी और एएस इक्वल हो जाएगा, where aggregate demand and aggregate supply are equal, at that same position your saving and investment will always be equal. ये कॉन्सेप्ट अपने आप ही जनरेट हो जाएगा कि जहां इक्विलिब्रियम आ गया वहां पे एडीएस इक्वल हो गया और एस इक्वल्स टू आई भी इक्वल हो गया। सो वी आर हैविंग टू अप्रोचेस। तो सबसे पहले अपन एडीएस अप्रोच देखते हैं, और उसके बाद एडीएस अप्रोच के बाद वी विल गो फॉर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच विच हैज कम फ्रॉम एडीएस अप्रोच ओनली, जो एडीएस अप्रोच से ही बाहर आई है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एडीएस अप्रोच। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। अब एडी और एएस के डायग्राम्स हमने पहले ही देखे हुए थे। एडी का डायग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है, एडी विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वाई एक्सिस, दिख रहा है यहाँ पे येलो लाइन एडी की। यस सर। ओके, नाउ एएस विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। एएस कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से, जहां 45 E डिग्री। और AS एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसे सी हियर ब्लू लाइन इज ऑफ AS, और जहां पे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वहां पे क्या आएगा आपका इक्विलिब्रियम। जैसे यहाँ पे 240 है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर 240 पे आपका AD इज इक्वल्स टू AS हो गया है। सो दिस इज व्हाट अवर इक्विलिब्रियम पॉइंट। एज यू कैन सी एक्सप्लेनेशन इज आल्सो गिवन। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है कि योर particularly OY represents aggregate demand, ये अपना एक्सेस, एंड OX represents national income। ये OY अपना एग्रीगेट डिमांड और OX आपका रिप्रेजेंट कर रहा है नेशनल इनकम और जीडीपी। फिर क्या बोल रहा है, एग्रीगेट डिमांड इज टोटल ऑफ C प्लस आई एंड एग्रीगेट सप्लाई इज टोटल ऑफ C प्लस एस। और जो पॉइंट E है, पॉइंट E इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर AD एंड AS बोथ आर इक्वल। ये वो पॉइंट है जहां पे AD और AS क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर हो गया यहाँ तक एडीएस अप्रोच। यस सर। सो एडीएस अप्रोच वो है जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाते हैं। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट देयर इज इक्विलिब्रियम एंड एडी विल बी इक्वल टू एस। फिर आगे बढ़ते हैं सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच की तरफ। एज आई टोल्ड यू, एडी एंड एएस जहां पे इक्वल होगा वहां ऑटोमेटिकली सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी इक्वल होंगे। सो एडी एंड एएस अप्रोच हैज गिवन बर्थ ओनली टू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच में क्या चेंजेस आएंगे बेटा, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच में आप देखोगे जब हम ड्रॉ करेंगे सेविंग और इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट हमारे क्या होते हैं, ऑटोनॉमस, एज यू कैन सी इन दी टेबल ऑल्सो। इन्वेस्टमेंट क्या है हमारे, ऑटोनॉमस और कांस्टेंट। तो यहाँ पे सारे इन्वेस्टमेंट 20 20 20 20 20 20। अब यहाँ पे सारे इन्वेस्टमेंट आपके 20 20 हैं। फिर वहां आपने सेविंग निकाला होगा। सेविंग कैसे निकाला होगा बेटा, अगर अपने को इनकम और कंजम्पशन दिया है तो हम सेविंग का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेविंग, इनकम में से क्या माइनस करेगी ऋषिका, कंजम्पशन। कंजम्पशन। सो इनकम में से कंजम्पशन माइनस करा और अपने पास आ गया सेविंग। सो एज सुन एज आई विल कैलकुलेट सेविंग, तो एट दिस लेवल जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, याद करो प्रीवियस में एग्रीगेट सप्लाई 240 था और एग्रीगेट डिमांड भी 240 था, और यहाँ पे भी देखो एग्रीगेट डिमांड इज 240 ओनली, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या है,
C plus I. So 220 plus 20 एग्रीगेट डिमांड कितना बन रहा है 240 और वहीं पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या है आपके इक्वल. दैट वाज टेबुलर प्रेजेंटेशन. नाउ सी द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. इन्वेस्टमेंट का कर्व कैसा जा रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ओके एज दे आर ऑटोनोमस. सेविंग का ग्राफ कैसा जा रहा है सेविंग का ग्राफ जा रहा है अपवर्ड स्लोपिंग बिकॉज सेविंग इंक्रीज हो रही है. अब जहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे क्या आ जाएगा वहां पे अगेन यू विल हैव द इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट. क्लियर हो गया सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी. इज इट क्लियर ऋषिका सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच. Yes, sir. Yes. सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बाद आपके अब सी अब कभी कभार क्वेश्चन क्या आता है कि विद द हेल्प ऑफ ADAS अप्रोच यू हैव टू डिराइव सेविंग इन्वेस्टमेंट. तो याद करना बेटा टेबल आपको बनाना है दोनों. आपको AD का टेबल ही बनाना है और वहीं AD के टेबल से आपको SY टेबल पे जाना है. फिर उसके बाद दोनों डायग्राम्स भी बनाने हैं. पहला डायग्राम हाँ, दोनों को ज्वाइन कर रही हैं. दोनों को ज्वाइन करके आप डायग्राम बना सकते हो पर एक ग्राफ पे नहीं आप अलग अलग ग्राफ पे बनाना. मेन सबसे पहला मैं ADAS का ऊपर बना दूंगा. जैसे यहाँ पे मैंने शॉर्ट में ADS दिखा दिया कि AS मेरा ऐसा जा रहा है और AD मेरा इंटरसेक्ट होके और जहाँ पे इक्विलिब्रियम है वहां से आप एक काउंट डाउन करके नीचे ले लो. उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आपका क्या हो जाएगा सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा. दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन इन बोर्ड कि यू हैव टू डिराइव सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच फ्रॉम इक्विलिब्रियम. अब क्या बोल रहा है why should planned saving and planned investment are equal at equilibrium level of income. ऐसा क्यों कि हमेशा सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल क्यों होगा. तो आपको बेटा यहाँ पे वो वाला इक्वेशन शो करना है. वी नो दैट इक्विलिब्रियम पे क्या इक्वल होता है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई. अब एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला मेरे पास क्या है इट इज C plus S. एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला मेरे पास क्या है इट इज C plus I. और जहां पे मैंने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को इक्वल करा तो अल्टीमेटली सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट. तो ये वाला टेबल आपको आना चाहिए विच इज गिविंग अ डेरिवेशन टेबल. ये मेरा इनकम दिया हुआ है यहाँ मेरा कंजम्पशन दिया हुआ है यहाँ मेरी सेविंग दी हुई है. अब देखो कैसे इसको याद करना है. यहाँ 180 दिया हुआ है यू कैन सी यहाँ पे हर किसी में 30 का प्लस करा है दिख रहा है ऋषिका. Yes, sir. प्लस 30 करके रखा है मैंने और वहीं इनकम भी 180 है. अब यहाँ पे कितना प्लस करा है मैंने 20 का प्लस चल रहा है. हाँ. ठीक है तो आपने ये वाले ग्राफ ऊपर वाले पहले आप वैल्यूज याद रखना कि अपन इनकम और ये कंजम्पशन की वैल्यू याद रख लें. इनकम को 30 से इंक्रीज कर लो कंजम्पशन को 20 से इंक्रीज कर लो और इन्वेस्टमेंट आपके वैसे के वैसे ही है. अब अपने पास फॉर्मूला क्या है सबसे पहला सेविंग का. सेविंग कैसे निकालेंगे इनकम में से कंजम्पशन माइनस करा तो यहाँ पे मेरी सेविंग्स आ गई. फिर अपने पास फॉर्मूला कौन सा है AD और AS का. AD का फॉर्मूला क्या है C C plus plus I. AS का फॉर्मूला क्या है C plus S C plus S. कम होता है. तो जहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो गए देखो यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट 20 पे मेरे इक्वल हो गए. एट द सेम मोमेंट AD भी AS के इक्वल हो गया. So ultimately, yes, at the equilibrium, it is possible, definitely possible कि जहां AD और AS इक्वल हो जाएंगे वहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी डेफिनेटली आपके इक्वल होंगे ही होंगे. क्लियर. aggregate demand and aggregate supply approach as well as saving investment approach. अब देखो उसका Yes, sir. डायग्राम में बोल रहा था कि दोनों को एक साथ डायग्राम आप ले सकते हो. तो यहाँ पे आप जब डायग्राम बनाओगे ADAS का तो AD is this AS is this फ्रॉम दी सेम लेवल आप क्या करोगे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे और वो परपेंडिकुलर सेविंग और इन्वेस्टमेंट से मैच होना चाहिए. जैसे यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट ले लिया पैरेलल टू एक्स एक्सिस सेविंग कर्व मेरा अपवर्ड स्लोपिंग जा रहा है और वहीं एट दी सेम लेवल आप क्या करोगे इन्वेस्टमेंट अपना इक्विलिब्रियम ड्रॉप करोगे और ये दोनों सेम पॉइंट पे आने चाहिए सेम लेवल पे आने चाहिए. दिख रहा है डायग्राम ऑफ बोथ दी अप्रोच. Yes, sir. तो ये बोथ दी अप्रोच का एक कंबाइंड डायग्राम है. तो जब आपके पास क्वेश्चन आए कि डिराइव ADAS अप्रोच या फिर डिराइव AS अप्रोच अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं तो सेविंग इन्वेस्टमेंट से हम ADAS तक पहुंच जाएंगे. अगर ADAS दे रहे हैं सो अगेन विद द हेल्प ऑफ ADAS आई विल बी रीचिंग विद सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच.
So this is the overall diagrammatic presentation as well as tabular presentation कि कैसे ADAS से हम सेविंग इन्वेस्टमेंट तक पहुंच सकते हैं. ओके, नाउ मूविंग फर्दर, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में वही बताया है कि इक्विलिब्रियम इज देयर वेयर आपका AD is equals to AS and also saving is equals to investment. That is clear. Now अब एडजस्टमेंट मैकेनिज्म देखते हैं कि क्या अब AD जब इंक्रीज हो जाए और AS कम हो जाए, ये कौन सी सिचुएशन है? एक्सेस डिमांड की डेफिशिएंट डिमांड? बताओ कौन सी सिचुएशन सर? अगर AD AS से बढ़ जाता है तो कौन सी सिचुएशन है? एग्रीगेट डिमांड, अपना एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड, तो अब एक्सेस एक्सेस डिमांड. डिमांड मार्केट में चल रही है. चलो, तो उसके लिए क्या क्या चीजें गवर्नमेंट ले सकती है? When there is aggregate demand is more than AS, पहले तो ये देखो कि क्या क्या सिचुएशन है मार्केट में. पहला, मोर प्रॉफिट इज बीन अर्न बाय एंटरप्रेन्योर्स क्योंकि प्राइस ज्यादा चार्ज हो रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है. Okay, price is mostly charged by more of the entrepreneurs, so inflation is going on. Second, increase in employment factor because क्या हो रहा है? आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, you are increasing your production, so ultimately your employment is totally there, increase is there. Second, expansion in the level of output क्योंकि आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हो इसलिए डिमांड बढ़ रही है. Last, national income will increase to the equilibrium level of income. नेशनल इनकम भी इंक्रीज हो रही है और वो इक्विलिब्रियम लेवल तक आ गई है. अब इस एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का क्या मतलब है कि कैसे हमको एडजस्ट करना है अगर AD इज इक्वल्स टू AS. अब अगर AD कम है AS से बेटा, मतलब कौन सी सिचुएशन? एक्सेस डिमांड की डेफिसिट डिमांड? अब डेफिसिट. तो अगर सप्लाई ज्यादा है और मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो ये सबसे बड़ा लॉस है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं है और मैं सप्लाई बढ़ाता जा रहा हूँ तो मुझे अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा? अपने प्राइस को कम, प्रोडक्शन कम, प्रोडक्शन को कम. तो ये लॉस है एंटरप्रेन्योर के लिए. सेकेंड, इट इज डिक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट. क्यों? क्योंकि आउटपुट आप कम करोगे. अगर आउटपुट कम करोगे तो फैक्टर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या करने पड़ेंगे मुझे? कम. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट. डिफ्लेशन चल रहा है, डिमांड मार्केट में नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? अपने आउटपुट को कम करूंगा. फिर उसके बाद नेशनल इनकम विल फॉल टू द इक्विलिब्रियम. अब नेशनल इनकम इंक्रीज नहीं हो रही है, नेशनल इनकम डिक्रीज हो रही है एंड दैट्स व्हाई इट विल बी डिफिशिएंट. अब समझते हैं बेटा अपन, देयर आर 3 डिफरेंट सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम. फर्स्ट क्या है बेटा जो आपको दिख रही है? क्या दिख रहा है? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. सेकंड इज अंडर एम्प्लॉयमेंट, ओवर फुल एंड एम्प्लॉयमेंट. लास्ट इज ओवर फुल अब मेरी एम्प्लॉयमेंट. बात समझ. अंडर का मतलब क्या होता है? बिलो. सो ये वही है डिफ्लेशन, बस यहाँ पे नेम चेंज कर दिया है. ओवर का मतलब क्या होता है? अबव. इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन. सो ओनली रिलेट योर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कॉन्सेप्ट विद दिस अगेन. अब बच्चे कंफ्यूज होते, बोला ये तो पढ़ा ही नहीं अपन ने. अरे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो जब डिफ्लेशन पढ़ा था. ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो जब इन्फ्लेशन पढ़ा था. सिर्फ क्या करा है उन्होंने? नेम चेंज कर दिया है. चलो, तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन वन बाय वन. आज हम ज्यादा ना लेते हुए फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और अंडर पढ़ लेंगे. फर्स्ट, ये वो सिचुएशन है जहां पे AD और AS इक्वल हैं प्रोवाइडेड ऑल रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड. मतलब कोई भी अनएम्प्लॉयड पर्सन नहीं है, जितने लोग थे उन सबको एम्प्लॉयमेंट मिल गया है. देयर इज नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. All people who are willing and able to work at the existing wage rate are finding job. क्लियर हो गया डेफिनेशन से? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एक बार वापस देख ले. फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम सिंपली मींस ऐसी सिचुएशन जहां पे AD और AS इक्वल हैं और सारी रिसोर्सेज सही से यूटिलाइज हुई हैं, कोई भी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, and all who are willing and able to work at the existing wage rate are able to find a job. Definition is clear? Yes sir. Definition is clear. चलो Gaurav, you have joined. चलो Gaurav is also joined. Now
सी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम तब अराइज होगा जब अगेन एडी एएस के इक्वल है। देखो यहाँ पे एडी हमारे एएस के इक्वल है, प्रोवाइडेड यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेस थे वो फुल्ली यूटिलाइज हो गए। कैसे फुल्ली यूटिलाइज हो गए? कि ऑल पर्सन्स हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क आर गेटिंग वर्क, देयर इज नो ओवर प्रोडक्शन, मतलब हद से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है, ना ही शॉर्टेज, मतलब जितना जरूरी था उतना है। and all the person who are able to work as at the willingness with their willingness, सबको मिल गई जॉब, मतलब there is no situation of unemployment। तो फुलर एम्प्लॉयमेंट बेटा ये पोजीशन होती है जहां पे AD is equals to AS and all are getting। बट एक चीज याद रखना, इसमें कोई फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करेगा। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भले नहीं हो, लेकिन मैंने बताया था जब मैंने टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बताया था what is frictional and what is structural, तो ये टाइप के ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट will exist at the time of full employment equilibrium। okay, अब एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं टुडे, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। चलो उसके पहले एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। कैन इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट एट लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट? बताओ, क्या इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकता है क्या? नहीं नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था क्या? हाँ, अभी हाँ, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी तो बताया कि हाँ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी हो सकता है। हाँ। सो यस इट कैन एग्जिस्ट, पर उसका इफेक्ट अलग आएगा। ओके, सॉल्यूशन क्या है? यस इक्विलिब्रियम कैन एग्जिस्ट एट लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, जिसको क्या बोलते हैं हम? बताओ ऋषिका। ऋषिका व्हाट डू यू से? क्या सर? उस एम्प्लॉयमेंट को क्या अंडर बोलते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट अंडर जाएगा एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो क्या लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट कर सकता है क्या? हाँ। yes it can exist under employment condition। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या है बेटा? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में भी एडी और एएस इक्वल होंगे, पर याद रखना वो फुल लेवल पे इक्वल नहीं हो रहे, वो इक्वल होंगे बिलो द लेवल। तो सबसे पहले इसको डेफिनेशन समझते हैं। सिचुएशन इन विच एडी एंड एएस आर इक्वल बट दे आर इक्वल बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, मतलब अगर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ऊपर है, ये पहले ही अचीव हो गया। अच्छा याद करो अपन ने पीपीसी पढ़ा था, याद है? पीपीसी माइक्रो इकोनॉमिक्स में याद आ रहा है कुछ डायग्राम देख के? हाँ सर। पीपीसी याद आ रहा है? उसमें अपन ने पढ़ा था कि पीपीसी अगर पॉइंट ऑन पीपीसी इज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, पॉइंट बिलो पीपीसी इज अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड पॉइंट अबव पीपीसी इज अनअटेनेबल। तो यहाँ पे बेटा उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे वापस इन अ डिफरेंट वे दे हैव यूज्ड। नेक्स्ट इज रिसोर्सेज आर अवेलेबल, पर वो सारी की सारी फुल्ली यूटिलाइज नहीं हुई है। फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज नॉट बीन डन एंड दिस is the cause of involuntary unemployment। आपका डिफ्लेशन जैसे अभी चल रहा है इकोनॉमी में, डिफ्लेशन इज गोइंग ऑन, रिसोर्सेज हैं, सब चीजें हैं, पर सारी फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रही है एंड दैट व्हाई इट इज क्रिएटिंग इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। दैट्स व्हाई इट इज क्रिएटिंग इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसके डायग्राम पे आ जाओ बेटा। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम दिख रहा है सबको? बताओ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। अब देखो एग्रीगेट डिमांड में क्या चेंज आ रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे? बताओ एग्रीगेट डिमांड में क्या चेंज आया, ऊपर जा रहा है कि नीचे? नीचे। नीचे। अब जैसे एग्रीगेट डिमांड नीचे हुआ, वो वापस एग्रीगेट सप्लाई को इंटरसेक्ट करेगा। अब एग्रीगेट सप्लाई को ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे भी तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा, पर उस इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलेंगे? उस इक्विलिब्रियम को बोलेंगे हम अंडर यूटिलाइज इक्विलिब्रियम और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, क्योंकि मेरी रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज नहीं है। मतलब जब एग्रीगेट डिमांड नीचे शिफ्ट हो जाता है बेटा, व्हेन एग्रीगेट डिमांड फॉल्स, इन दैट केस अगेन आपका एडी और एएस तो इक्वल है, पर ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम था जहां पे एडी इज इक्वल्स टू एएस था, और यहाँ पे जो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट पे है,
मतलब यहाँ पे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज नहीं है, रिसोर्सेज आर अंडर एम्प्लॉयड एंड ओवर प्रोडक्शन एज देयर। तो ओवर प्रोडक्शन के कारण क्या होगा, मार्केट में डिफ्लेशन आएगा, प्राइजेस को कम करना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, विच गैप। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऊपर, डिफ्लेशनरी गैप। तो यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट विल क्रिएट अ डिफ्लेशनरी गैप, एंड जब जब डिफ्लेशन आएगा बेटा तब तब क्या होता है, प्राइस इंक्रीज की डिक्रीज, बताओ मुझे, प्राइस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज तो डिक्रीज। जैसे ही डिफ्लेशन आया बेटा, डिफ्लेशन जैसे ही आया, जैसे यहाँ पे डेफिसिट डिमांड आना शुरू हो गया, तो जैसे ही डिफ्लेशन आएगा तो एडी विल फॉल, देयर विल बी अ सिचुएशन ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसको बोला जाएगा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्लियर है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम? यस सर। नाउ ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट एंड देन सेशन विल एंड। एक बस ये लास्ट ही बचा है। अब देखो अंडर में क्या हो रहा था, मूवमेंट कहाँ हो रहा था एडी का, ऊपर की नीचे? नीचे। नीचे। अब ओवर में क्या होगा, देखो एडी इज मूविंग ऊपर। above, as soon as AD is moving above, अब वापस इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है, पर वो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट है, मतलब वो फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है। इट इज नॉट बिलो द ओवर एम्प्लॉयमेंट, इट इज अबव द फुलर एम्प्लॉयमेंट। अब इसका क्या क्या होगा, फर्स्ट सारे रिसोर्सेस फुल्ली यूटिलाइज है क्योंकि हम फुलर इक्विलिब्रियम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। दूसरा यहाँ पे जो एग्जैक्ट आएगा, दिस विल कॉज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी एंड प्राइजेस विल राइज। तो जो ये डिफरेंस है उसको क्या बोलेंगे अपन, डिफरेंस को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। मतलब ये जो रीजन है, ये जो बिटवीन में है, दैट इज द डिफरेंस इज इन्फ्लेशनरी गैप, एंड दिस विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ कमोडिटी। क्लियर? यस सर। इन्फ्लेशन और ये अंडर एम्प्लॉयमेंट ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट समझ में आ गया? Is it हाँ। clear, overfull? Chalo, from tomorrow we will be discussing more questions on this. Thank you listeners for listening today's lecture. Do subscribe the channel, and if you like the video, do like the like button and share it with others. Thank you students.